6 Science Chapter 4 Sorting Materials into Groups. 4.1 Objects around us. We saw that our food and clothes have so much variety in them. हमने देखा है कि हमारा खाना और हमारे कपड़ों में बहुत वैरायटी होती है. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. केवल खाने और कपड़े में ही नहीं, एक बहुत बड़ी वैरायटी हर जगह है. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. हम अपने आसपास ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो ऊपर लिस्ट किए गए हैं, ये सारे हम अपने आसपास पाते हैं. All these objects have different shapes, colors and uses. इन सभी ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग शेप्स हैं और इनके अलग अलग यूजेस हैं. इनके उपयोग अलग हैं, इनके आकार अलग हैं और इनके रंग अलग हैं. Look around and identify objects that are round in shape. हमें अपने आसपास देखना है और वैसे ऑब्जेक्ट्स जो गोले हैं, राउंड हैं, उनके बारे में पता करना है. Our list में include a rubber ball, a football and a glass marble. हमारा जो लिस्ट बनकर आएगा राउंड ऑब्जेक्ट्स का, उसमें एक रबर का बॉल हो सकता है, एक फुटबॉल हो सकता है या फिर एक शीशे की गोली हो सकती है. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, oranges and earthen pitcher घड़ा. अगर हम वैसे ऑब्जेक्ट्स को भी शामिल करें जो कि लगभग गोले हैं, पूरी तरह गोले नहीं, तो वैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सेब, संतरा और मिट्टी का घड़ा भी हो सकता है, जिन्हें हम इन गोले ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल. मान लीजिए अगर हम वैसे ऑब्जेक्ट्स को सर्च कर रहे हैं जो खाने लायक हैं. वी माइट इंक्लूड ऑल आइटम्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1. तो ये खाने वाली चीज़ों के लिस्ट हमने चैप्टर 1 में बनाई थी. टेबल 1.1, 1.2 और 1.3 में हम उन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं खाने वाली चीज़ों की लिस्ट में. We might also find that some of those round-shaped objects we just listed out are also in this group. अब इससे पहले जो हमने ग्रुप बनाया गोले ऑब्जेक्ट्स का, राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स का, वे कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे इस खाने वाली चीज़ों के लिस्ट में भी आ सकते हैं, जैसे कि सेब, संतरा और भी कुछ फल. Let us say we wish to make a group of objects that are made up of plastic. मान लिया जाए कि हम चीज़ों का एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं जो कि प्लास्टिक से बना हो. बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप. तो प्लास्टिक से बने चीज़ों के ग्रुप में बकेट, बाल्टी, लंच बॉक्सेस, हमारा लंच बॉक्स प्लास्टिक का बना हो सकता है. टॉयज, खिलौने प्लास्टिक के बने होते हैं. वाटर कंटेनर, पानी रखने के बर्तन प्लास्टिक से बने होते हैं. पाइप्स प्लास्टिक से बने होते हैं. और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से बनी होती हैं, जो प्लास्टिक से बने ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप में आएंगी. देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स. अब चीज़ों को ग्रुप करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है. इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम. ऊपर के दो लिस्ट्स जो हमने बनाए, उनमें हमने दो चीज़ों के आधार पर ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किया है. पहला, ऑब्जेक्ट का शेप, हमने राउंड ऑब्जेक्ट्स सर्च करा और उन्हें ग्रुप करा. और दूसरा, हमने प्लास्टिक से बने चीज़ों को खोजा, एक खास मटेरियल से बने हुए चीज़ों को ढूंढा. तो ये दो तरीके थे जिनसे हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सके. ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स. हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो किसी न किसी मटेरियल से बने हैं. दीज मटेरियल्स मे बी ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉयल. ये मटेरियल जो ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं, ये ग्लास हो सकता है, शीशा हो सकता है, मेटल हो सकता है, कोई धातु हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, कॉटन हो सकता है, रुई हो सकता है, पेपर हो सकता है, मड हो या सॉयल हो सकता है. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल. क्या आप ऐसे कुछ और मटेरियल के एग्जाम्पल के बारे में सोच सकते हैं. एक्टिविटी 1. लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस. Each of us could get some everyday objects from home and we could also collect some objects from classroom or from outside the school. इस एक्टिविटी 1 में हम जितनी हो सके चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे. कुछ चीज़ें हम अपने घर से ला सकते हैं, कुछ चीज़ें हमें क्लासरूम में मिल जाएंगी और कुछ चीज़ें हमें स्कूल से बाहर भी मिल सकती हैं. What will we have in our classroom? क्लासरूम में हमें जो चीज़ें मिलेंगी वो है चौक या पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर. तो ये चीज़ें हमें
क्लासरूम में मिल सकती हैं। क्लासरूम से बाहर हमें हैमर मिल सकता है, नेल मिल सकता है, कांटी मिल सकती है, सोप मिल सकता है, साबुन मिल सकता है हमारे घर में, स्पोक मिल सकता है, स्पोक ऑफ व्हील, हमारे बाइसिकल का स्पोक मिल सकता है, हमें बैट मिल सकता है जिससे हम खेलते हैं, हमें मैच बॉक्स मिल सकता है, सॉल्ट मिल सकता है घर पे, पोटैटो मिल सकता है घर पे, आलू मिल सकता है, नमक मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने आसपास से इकट्ठा कर सकते हैं। We can also list objects that we can think of but cannot bring to classroom. हम ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं जो हम अपने आसपास तो देखते हैं बट अपने क्लास तक नहीं ला सकते। ऐसी कुछ चीज़ें जैसे कि दीवार, वॉल, ट्री, पेड़, डोर्स, दरवाजे, ट्रैक्टर जो हमें दिखाई देता है पर हम उसे क्लासरूम में नहीं ला सकते, रोड जो सड़क है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, वो भी एक चीज है जिसे हम क्लासरूम नहीं ला सकते। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब इस बने कलेक्शन से जो हमने इकट्ठा करा है चारों तरफ से, उसमें से हमें उन चीजों को अलग करना है जो वुड से बने हो या फिर पेपर से बने हो। इस तरह से हम अपने लिस्ट से चीजों को दो भाग में बांट देंगे। पहला वो पार्ट होगा जिसमें वो चीज़ें रखी होंगी जो कि पेपर से या वुड से बनी होंगी, और दूसरे लिस्ट में वो चीज़ें होंगी जो पेपर या वुड से बनी नहीं होंगी। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, while the other group has the objects that are not made from these materials. एक ग्रुप में वो ऑब्जेक्ट्स जो पेपर या वुड से बने हैं और एक ग्रुप में वो ऑब्जेक्ट्स जो पेपर या वुड से नहीं बने हैं। Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. इसी तरह हम इस कलेक्शन से उन ऑब्जेक्ट्स को भी अलग कर सकते हैं जो खाना बनाने के काम आते हैं। जैसे कि हमने सॉल्ट कलेक्ट किया है तो सॉल्ट खाना बनाने के काम आता है, इसलिए हम उसे एक अलग ग्रुप में रखेंगे। तो इस तरह से हम अपने कलेक्शन में अलग अलग ग्रुप बनाकर चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड ऑफ। इसमें हम थोड़ा और अगर सिस्टमैटिक हों तो नीचे हम टेबल 4.1 बनाएंगे और इनमें सारी चीज़ों को लिस्ट करेंगे जो हमने कलेक्ट किया, और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट्स किन चीज़ों से बने हैं। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल। अगर ये टेबल बहुत लंबी बनेगी तो बहुत मज़ा आएगा। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। इस टेबल में जितना हो सके उतना लंबा लिस्ट हमें बनाना है, जितना पॉसिबल हो उतने ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है। It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friend, teacher and parents to identify the material. हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में ये जानना कठिन हो कि किस चीज़ से ये बना है, तो इस कंडीशन में आप अपने टीचर या पेरेंट से मदद ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। जैसे कि यहाँ दो एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, जैसे कि प्लेट और थाली। तो प्लेट हमारा स्टील से बना हो सकता है, ग्लास से बना हो सकता है, प्लास्टिक से बना हो सकता है, या फिर किसी और भी चीज़ से बना हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है पेन, तो पेन या तो प्लास्टिक से बना हो सकता है या फिर मेटल का बना हो सकता है। तो इसी तरह हमें और भी ऑब्जेक्ट्स के लिस्ट बनाने हैं और पता करना है कि वो ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बना हो सकता है। एक्टिविटी 2, टेबल 4.2 lists some common material. You can also add more material in column 1 that are known to you. टेबल 4.2 यहाँ है, इसमें कुछ मटेरियल के बारे में लिखा गया है। इसमें आप कुछ और भी मटेरियल ऐड कर सकते हैं जो आपको पता हो। Now try to think about everyday object you know that are made mainly of these materials. अब यहाँ मटेरियल लिखा गया है और इन मटेरियल से मिलकर जो ऑब्जेक्ट बने हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, हमें उन चीज़ों को लिस्ट करना है कॉलम 2 में। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मटेरियल में वुड लिखा गया है, तो लकड़ी से जो चीज़ें बनी हैं जैसे कि टेबल बना है, चेयर बना है, प्लॉ बना है, हमारी बैलगाड़ी बनी है, बैलगाड़ी के चक्के बने हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो वुड से बनी है। उसी तरह नीचे है पेपर, तो पेपर से जो चीज़ें बनी हैं जैसे कि किताबें, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स, तो ये सारी चीज़ें पेपर से बनी हैं। उसी तरह हमें जो चीज़ें लेदर से बनी हैं जैसे कि लेदर बैग्स, बेल्ट्स, शूज़, तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स का लिस्ट बना सकते हैं। प्लास्टिक से बनी चीज़ें, खिलौने, पेन, वाटर बोतल, तो इस तरह से आप कलेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को इन कॉलम्स में। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। अब इन टेबल्स से हमें क्या पता चलता है। फर्स्ट, वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वेज। पहला कि हमने ऑब्जेक्ट्स को बहुत सारे तरीकों से ग्रुप किया, बहुत सारे तरीकों से उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटा। We then found that objects around us are made of different materials. और ऐसा करने से हमने पाया कि हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो अलग अलग
मटेरियल से मिलकर बनी है। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल, एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स। कुछ समय हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट केवल एक ही मटेरियल से बना हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बना हो। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और ऐसा भी हो सकता है कि एक खास मटेरियल बहुत सारे ऑब्जेक्ट को बनाने के काम में है, जैसे कि वुड हमारा टेबल बनाने के काम में आता है, चेयर बनाने के काम में आ गया, बुल्लॉक कार्ट बनाने के काम में आ गया, उसके पहिए बनाने के काम में आ गया। तो इसी तरह एक मटेरियल बहुत सारी चीज़ों को बनाने के काम में आ सकता है, या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना हो सकता है। What decides which material should be used for making any given object? अब हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि किसी एक खास ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाना चाहिए? It seems that we need to know more about different materials. ऐसा लगता है कि हमें मटेरियल्स के बारे में और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। 4.2 Properties of Materials. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ग्लास या फिर कोई भी लिक्विड रखने का कंटेनर कपड़े से क्यों बना नहीं होता? Recall our experiments with piece of cloth in chapter 3. चैप्टर 3 में जो कपड़े के टुकड़े से हमने एक्सपेरिमेंट किया था वो आप याद करें। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। चैप्टर 3 के एक्सपेरिमेंट को याद करें और ये भी याद करें कि टम्बलर लिक्विड रखने के लिए बना एक कंटेनर है। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लोथ? तो क्या ये मूर्खता नहीं होगी कि लिक्विड रखने के लिए हम एक कपड़े का जार बनाएं? तो लिक्विड कपड़े से बाहर आ जाएगा। इसीलिए हम एक टम्बलर को, एक लिक्विड रखने के कंटेनर को कपड़े से नहीं बना सकते। उसके लिए हमें कोई दूसरा मटेरियल चूज करना पड़ेगा ताकि लिक्विड स्पिल नहीं हो उस मटेरियल से। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal और such other material that will hold water. तो एक टम्बलर बनाने के लिए हम या तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, ग्लास का इस्तेमाल करें, मेटल का इस्तेमाल करें जो कि पानी को होल्ड करके रख सके, लिक्विड को होल्ड करके रख सके। कपड़े में अगर लिक्विड को डालेंगे तो वो कपड़े से बाहर आ जाएगा, इसलिए कपड़ा टम्बलर बनाने के लिए एक आइडियल मटेरियल नहीं है। तो यही कुछ ग्राउंड है जिसपे हम मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं कि किस चीज़ को बनाने के लिए हमें कैसा मटेरियल चाहिए। Similarly, it would not be wise to use paper-like material for cooking vessels. तो खाना बनाने के बर्तन के लिए हमें कागज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि कागज आग पे रखते ही जल जाएगा। तो हमें मटेरियल का सिलेक्शन वाइजली करना है कि किस चीज़ को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाए। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which object is to be used. अब कौन सा मटेरियल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए चूज़ किया जाए उसके लिए हम दो बातों का ध्यान रखते हैं। पहला कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है, मतलब जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है उससे हम क्या काम लेने जा रहे हैं। इस पे डिपेंड करेगा कि हम उसे किस मटेरियल से बनाएंगे। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेज? सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर। तो मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी यहाँ डिस्कस की गई है। मटेरियल की पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब ये जो मटेरियल है जो ऑब्जेक्ट बनाने के काम आते हैं ये एक दूसरे से अलग दिखते हैं। वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। लकड़ी लोहे से बिल्कुल अलग दिखता है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और कॉपर से आयरन बिल्कुल अलग दिखता है। लोहा कॉपर और एल्यूमिनियम से बिल्कुल अलग दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। अब लोहे, एल्यूमिनियम और कॉपर में कुछ सिमिलरिटी भी है जो कि वुड में नहीं है, लकड़ी में नहीं है, क्योंकि ये तीनों मेटल हैं। एक्टिविटी 3, कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू दीज अपीयर शाइनी? तो हमें ये चीज़ें कलेक्ट करनी है, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक, और पता करना है कि क्या ये चीज़ें चमकदार मालूम पड़ रही हैं, क्या ये चीज़ें शाइनी हैं। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। अगर कुछ चीज़ें शाइनी हैं तो आप उन्हें एक अलग ग्रुप में रखें। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अब हमारे टीचर इन मटेरियल्स को 2 भागों में काटेंगे और हमें ये देखना है कि क्या कटने के बाद जो नया सरफेस दिखाई दे रहा है क्या वो शाइनी है। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ द मटेरियल अपीयर शाइनी? तो बिल्कुल हाँ, जैसे ही आप इन मटेरियल्स को 2 भागों में काटेंगे तो आपको जो
कटा हुआ नया सरफेस मिलेगा वो चमकदार मिलेगा कुछ मटेरियल्स में। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स इनटू द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। अब अगर ये ऑब्जेक्ट आपके नॉन शाइनी मटेरियल वाले ग्रुप में था तो आप इसे शाइनी मटेरियल वाले ग्रुप में ऐड कर दें। डू यू नोटिस सच अ साइन और लस्टर इन अदर मटेरियल? कट देम एनीवे एज यू कैन। क्या आपको ऐसी चमक कुछ और मटेरियल में भी दिखाई देती है? तो अगर आप उन्हें काट कर देख सकते हैं तो देखें। Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with and without luster। आप जितनी ज़्यादा मटेरियल के साथ इस लस्टर वाले टेस्ट को, इस चमक वाले टेस्ट को करके देख सकते हैं देखें, और चमकीले और बगैर चमकीले ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग ग्रुप में रखें। Instead of cutting, you can rub the surface of the material with sandpaper to see if it has luster। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को काट नहीं पाते हैं उसके लस्टर को टेस्ट करने के लिए तो आप उसे सैंड पेपर से रगड़ के भी देख सकते हैं, आपको लस्टर दिखाई देगा, आपको चमक मालूम पड़ेगी। तो यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि एक मटेरियल को काटा गया है और उससे हमें लस्टर चमक पता चल रही है। मटेरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। वैसे मटेरियल्स जिनमें चमक है वो आमतौर पर मेटल होंगे। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। मेटल के कुछ एग्जाम्पल जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। कुछ मटेरियल अपना चमक, अपना लस्टर खो देते हैं एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेसेस। इसीलिए हमें उन मटेरियल्स पे लस्टर केवल नए कटे हुए सरफेस पर ही दिखाई देता है। When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster। अगर आप कभी एक लोहार की दुकान में जाएं तो नए कटे हुए मेटल के टुकड़ों को देखें तो आपको वहाँ नए सरफेसेस पे चमक दिखाई देगी। हार्डनेस, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी हमारी अपीयरेंस थी कि मटेरियल्स किस तरह के दिख रहे हैं, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी हार्डनेस है कि मटेरियल्स हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं। When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed। अगर आप मटेरियल्स को अपने हाथ से दबाकर देखेंगे तो कुछ मटेरियल्स आसानी से दब जाएंगे, वहीं पे कुछ मटेरियल्स आपसे नहीं दबेंगे। Take a metal key and try to scratch with it। The surface of piece of wood, aluminium, a piece of stone and a nail, कैंडल, चौक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। आप एक मेटल की चाबी लें और उससे आप इन चीज़ों के सरफेसेस को स्क्रैच करने की कोशिश करें। लकड़ी के सरफेस को, एल्यूमिनियम के सरफेस को, पत्थर के सरफेस को, कांटी को, कैंडल को, चौक को, इन चीज़ों को स्क्रैच करने की कोशिश करें। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम ऑफ द मटेरियल्स वाइल सम कैनॉट बी स्क्रैच्ड सो ईजिली। इनमें से कुछ चीज़ों के सरफेस को आप मेटल की चाबी से बड़ी आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं और कुछ चीज़ों के सरफेस को आप मेटल की चाबी से आसानी से स्क्रैच नहीं कर पाएंगे। मटेरियल्स विच कैन बी कॉम्प्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। अब वैसे मटेरियल्स जो कि आसानी से स्क्रैच हो जा रहे हैं या कॉम्प्रेस हो जा रहे हैं, आपके हाथ से दब जा रहे हैं, उन्हें हम सॉफ्ट कहेंगे। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस आर कॉल्ड हार्ड। और वैसे मटेरियल जिनको दबाना या फिर जिनको स्क्रैच करना मुश्किल था उन्हें हम हार्ड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। एग्जाम्पल के लिए कॉटन और स्पॉन्ज हमारा सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है, सॉफ्ट मटेरियल है, और आयरन हार्ड मटेरियल है। इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफरेंट तरह की हो सकती है, जैसे कि एक मटेरियल शाइनी हो सकता है, कोई मटेरियल हार्ड हो सकता है, कोई मटेरियल रफ हो सकता है, खुरदुरा हो सकता है, कोई मटेरियल स्मूथ हो सकता है, चिकना हो सकता है। कैन यू थिंक ऑफ सम प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल? क्या आप कुछ और भी ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं जो एक मटेरियल के अपीयरेंस को डिस्क्राइब करे? अब हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है सॉल्युबल या इनसॉल्युबल। मीन्स हम मटेरियल्स को टेस्ट करेंगे कि वो घुलनशील है कि नहीं, वो पानी में डिसॉल्व हो सकता है कि नहीं, पानी में घुल सकता है कि नहीं। Collect samples of some solid substances such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust। हम इन substances के samples को collect करेंगे। Take 5 glasses or beakers, fill each one of them about 2/3 with water। हमें 2 ग्लास या बीकर लेना है और उसमें 2/3 पानी भरना है। Add a small amount spoonful of sugar to the first glass,
1 चम्मच शुगर डालना है हमने अपने फर्स्ट ग्लास में, सॉल्ट टू द सेकेंड एंड सिमिलरली ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस इनटू अदर ग्लासेस। दूसरी बीकर में हमने सॉल्ट डालना है और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं वो अलग अलग बीकर्स में डाल देंगे। स्टिर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विथ अ स्पून। हर ग्लास या बीकर के कंटेंट को एक चम्मच से घुमाएंगे हम। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर। कुछ देर चम्मच से घुमाने के बाद आप इंतजार करें और ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है इन सब्सटेंसेस का जो वाटर में मिलाई गई हैं। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3। तो यह है हमारा टेबल 4.3। इसमें यह बताया जा रहा है कि पानी में मिक्स करने के बाद ये ऑब्जेक्ट्स कंप्लीटली डिसअपियर कर गए या पार्शियली डिसअपियर किए या फिर कंप्लीटली प्रेजेंट थे, पानी में घुल ही नहीं सके, या तो पूरे घुल गए, नहीं तो थोड़े घुले अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर घुल ही नहीं सके, पूरी तरह प्रेजेंट हैं। जैसे कि एक इन्होंने यहाँ दे रखा था सॉल्ट के बारे में कि डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर। सॉल्ट को आप पानी में डाल के स्टिर करेंगे, घुमाएंगे उसे, तो वो कंप्लीटली डिसअपियर कर जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा कि इस पानी में सॉल्ट मिक्स्ड है कि नहीं। सिमिलरली अगर आप शुगर को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे पानी में तो वो भी कंप्लीटली डिसअपियर कर जाएगा। वहीं अगर आप सैंड को पानी में घुलाने की कोशिश करते हैं, पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं घुलेगा, वो पूरी तरह प्रेजेंट होगा आपके पानी में। उसी तरह चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर पानी में घुलेगा तो जरूर, बट आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें पानी में चॉक पाउडर मिलाया गया है। सिमिलर केस है सॉडस्ट के साथ, लकड़ी के टुकड़े होंगे तो वो भी कंप्लीटली प्रेजेंट रहेंगे। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. तो वैसे substances जो पानी में पूरी तरह घुल गए उन्हें हम soluble substances कहेंगे, और दूसरी तरफ वो substances जो कि पानी में नहीं घुल सके उन्हें हम insoluble substances कहेंगे। Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. These substances are insoluble in water. Water plays an important role in the function of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquids also dissolve in water? पानी हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को घुला सकता है अपने अंदर और हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करा सकता है ब्लड के थ्रू। तो अब यहाँ सवाल है कि क्या दूसरे लिक्विड्स भी पानी में डिसॉल्व करते हैं? जिस तरह ये सॉलिड चीज़ें हमने ली थी, सॉल्ट, शुगर, सॉडस्ट, तो ये सारी चीज़ें सॉलिड थी। तो अब सवाल यह है कि क्या लिक्विड भी पानी में डिसॉल्व करता है? तो आगे पता करते हैं। एक्टिविटी 5, कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। तो ये सारे लिक्विड्स हमें कलेक्ट करने हैं। टेक अ ग्लास टम्बलर, सिमिलरली एक ग्लास टम्बलर लेना है, एक बीकर या फिर एक ग्लास। फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर। अब इसे आधे टम्बलर तक पानी भर देंगे इसमें। एड फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड to this and stir it well. Let it stand for 5 minutes. Observe whether the liquid mixes with water. इसमें एक एक करके लिक्विड हम डालेंगे, एक एक चम्मच, इसे मिलाएंगे, स्टिर करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या ये लिक्विड्स डिसॉल्व कर रही हैं वाटर के साथ या फिर नहीं। रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड्स, एज मेनी डिफरेंट लिक्विड्स एज अवेलेबल टू यू। और ये काम आप उन सभी लिक्विड्स के साथ कर सकते हैं जितने लिक्विड्स आपके पास उपलब्ध हों। राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.4। तो यह है हमारा टेबल 4.4, सोल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर। तो इसमें बताया गया है कि ये पर्टिकुलर लिक्विड वाटर के साथ मिक्स हो सका कि नहीं हो सका। पहला लिक्विड था हमारा विनेगर। विनेगर हमारे घरों में पाया जाता है, अचार में डाला जाता है कॉमनली। तो विनेगर पानी में बिल्कुल ही मिक्स कर जाता है, मिक्सेस वेल। ओके, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था, हमने इसे इस कॉलम में लिखा है, बाकी मैंने आपके लिए लिख रखा है। लेमन जूस भी कंप्लीटली वाटर में मिक्स कर जाता है। मस्टर्ड ऑयल पानी में मिक्स नहीं कर पाता। सिमिलरली कोकोनट ऑयल भी पानी में मिक्स नहीं कर पाता। इनफैक्ट कोई भी ऑयल पानी में मिक्स नहीं कर पाता। केरोसिन भी हमारा पानी में मिक्स नहीं हो पाता। तो ये एक सॉल्युबिलिटी, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी थी जिसके आधार पर भी हम मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं। सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। कुछ गैसेस भी हैं जो वाटर में सोल्यूबल हैं। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व इन इट। पानी में गैसेस की कुछ क्वांटिटी उपलब्ध होती है जो पहले से डिसॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। पानी में ऑक्सीजन पहले से घुला होता है और ये ऑक्सीजन पानी में रहने वाले जीवों और पौधों के जीवन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर।
अब एक ऑब्जेक्ट या तो पानी पे तैर सकता है या डूब सकता है। While doing activity 4, you might have noticed that insoluble solid separate out from water. जब आप एक्टिविटी 4 कर रहे थे तब आपको पता चला होगा कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड है, जो पानी में नहीं मिल सके, वो पानी से पूरी तरह अलग किए जा सकते हैं या फिर अलग थे। You may have also noticed that with some liquids in activity 5, some of these materials that do not mix with water floated to the surface of water. एक्टिविटी 5 में आपने देखा होगा कि जो ऑयल्स या फिर जो भी मटेरियल वाटर में मिक्स नहीं कर सके वो पानी के सरफेस पे फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, राइट। और वैसे भी कुछ ऑब्जेक्ट होंगे जो पानी के साथ मिक्स नहीं हो सके और वे पानी में पूरी तरह डूब गए, बॉटम में जाके बैठ गए। वी नोटिस मेनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। तो हमें ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे जो पानी में या तो तैरते हैं या फिर डूब जाते हैं। ड्राइड लीव्स फॉलन on the surface of a pond, a stone that you throw into the pond, drops of honey that you let fall into a glass of water. What happens to all these? अगर एक पेड़ का सूखा पत्ता एक पोखरे के पानी पे गिरता है तो वो आमतौर पे तैरता है। अगर आप एक पत्थर पोखरे में मारोगे तो वो पत्थर डूब जाएगा। अगर आप पानी में शहद की कुछ बूंदे गिराओगे तो वो पानी में मिक्स हो जाएगा, डूब जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के साथ ये कुछ होगा। Bujo would like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. Bujo चाहेगी कि आप कुछ 5 एग्जाम्पल ऐसे बताएं जो या तो पानी में डूब जाते हों या फिर पानी में तैरते हों। तो पानी में तैरने वाले कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कि प्लास्टिक के खिलौने, हमारा बोट, पानी में डूब जाने वाले ऑब्जेक्ट पत्थर, मेटल। तो इस तरह से आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं। हमारी अगली प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। मटेरियल्स ट्रांसपेरेंट है या नहीं, इस आधार पे भी हम मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं। यू मे हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने लुका छुपी का गेम खेला होगा अपने दोस्तों के साथ। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड। कुछ ऐसे जगहों के बारे में सोचें जहां आप छुपना पसंद करेंगे, सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स, ताकि आप दूसरों के द्वारा पकड़े न जा सकें। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस। अब आप उन जगहों को क्यों चुनेंगे। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो। क्या आप शीशे की खिड़की के पीछे छुपना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। अगर आप शीशे की खिड़की के पीछे छुपेंगे तो आपके दोस्त आपको आसानी से स्पॉट कर लेंगे और आप पकड़े जाएंगे। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स। अब जैसे कि ग्लास विंडो के आर पार देखा जा सकता है, तो क्या आप हर मटेरियल के आर पार देख सकते हैं। नहीं देख सकते। दोज सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो वैसे सब्सटेंसेस या मटेरियल जिसके आर पार आप देख सकते हो उन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, और वैसे सब्सटेंसेस जिनके आर पार आप नहीं देख सकते हो उन्हें हम ओपेक कहते हैं, और जिनके आर पार आप पार्शियली देख पाते हो उन्हें हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। अब ट्रांसपेरेंट का यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर, कुछ प्लास्टिक। ये एग्जाम्पल हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के। शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड other eatables in transparent container of glass or plastic so that buyers can easily see these items. दुकानदार अपनी दुकान में चीज़ों को शीशे या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के कंटेनर्स में रखते हैं ताकि जो कस्टमर्स हैं वो उन चीज़ों को देख सकें और खरीद सकें। On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. These materials are called opaque. तो वैसे मटेरियल जिनके थ्रू आप नहीं देख सकते हो उन्हें हम ओपेक कहते हैं। यू कैनॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, अ कार्डबोर्ड, कार्टून और अ मेटल कंटेनर। आप नहीं बता सकते कि एक लकड़ी के बक्से में क्या रखा गया है, एक कार्डबोर्ड के कार्टून में क्या रखा गया है, या फिर एक लोहे के कंटेनर में क्या रखा गया है। उसके अंदर की चीज़ों को देख के आप नहीं बता सकते। तो ये एग्जाम्पल हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स के। Wood, cardboard and metals are example of opaque materials. Do you find that we can group all material and objects without any confusion as either opaque or transparent? तो हम बिना किसी कंफ्यूजन के किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपेक या ट्रांसपेरेंट के फॉर्म में कैटेगराइज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। एक्टिविटी 6, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइट बल्ब। एक पेपर का शीट लें और उससे देखने की कोशिश करें एक लाइट बल्ब को। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और आपने क्या देखा इसको नोट करें। नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब 2-3 बूंद तेल के उस पेपर पे ड्रॉप करें और ड्रॉप का जो स्पेस बना पेपर का उसके थ्रू देखने की कोशिश करें।
लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइट बल्ब थ्रू द पोर्शन ऑफ पेपर ऑन विच द ऑयल हैज बिन स्प्रेड। ऑयल जहां स्प्रेड किया गया है उस पोर्शन के थ्रू देखने की कोशिश करें और अपना ऑब्जर्वेशन नोट करें। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। तो जब ऑयल स्प्रेड नहीं किया गया था उससे अच्छा देख पा रहे होंगे आप जब ऑयल स्प्रेड कर दिया गया। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर। बट क्या आप ऑयल्ड पेपर के थ्रू क्लियरली देख पा रहे हो? तो आप ऑयल्ड पेपर के थ्रू क्लियरली नहीं देख पाओगे। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल। क्या ऑयल पेपर के थ्रू दूसरे तरफ की चीजें पूरी तरह से विजिबल हैं? तो नहीं विजिबल हैं। परहैप्स नॉट। The material through which object can be seen but not clearly are called translucent। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स जिनके थ्रू आप देख तो पाते हो बट क्लियरली नहीं देख पाते तो उन्हें हम ट्रांसलूसेंट कहेंगे। रिमेंबर दैट ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट। याद करें जब हमने प्रेजेंस ऑफ फैट का टेस्ट किया था ऑयली पेपर के थ्रू, दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू, तो वो भी ट्रांसलूसेंट था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। तो क्या आप ट्रांसलूसेंट मटेरियल के कुछ और एग्जाम्पल्स पता कर सकते हो? तो देखिए नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। तो हम आसानी से ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट में ग्रुप कर सकते हैं। पहली सजेस्ट्स कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर पाम एट अ डार्क प्लेस, स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। इस तरह से टॉर्च के ऊपर अपना हाथ रखें और टॉर्च को जलाएं तो आपको अपनी हथेली दिखाई देगी। तो ये एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो सकता है। वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट कह सकते हैं इसे क्योंकि पार्शियली हम लाइट को देख पा रहे हैं अपने हाथ के थ्रू। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड। हमने सीखा कि मटेरियल्स अपीयरेंस में डिफर कर सकते हैं, वो पानी में घुल सकते हैं या नहीं, इस आधार पर उन्हें डिफरेंशिएट किया जा सकता है। दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर, ये भी एक प्रॉपर्टी हो सकती है कि वो पानी में डूब रहे हैं या फिर तैर रहे हैं। वो ट्रांसपेरेंट हैं, ओपेक हैं या ट्रांसलूसेंट हैं, इस आधार पर मटेरियल्स को भी ग्रुप किया जा सकता है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। मटेरियल को उनमें एक दूसरे में समानता कितनी है, एक कितनी सिमिलरिटी है, इस आधार पर भी ग्रुप किया जा सकता है। जैसे कि मेटल को ग्रुप किया है हमने, बहुत सारे मेटल्स, उनमें एक तरह का लस्टर है, एक तरह की हार्डनेस है, तो हमने उन्हें एक ग्रुप में उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के आधार पर ग्रुप किया है। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स इन एवरीडे लाइफ। अब सवाल यह है कि हमने इतना जो मटेरियल्स को ग्रुप किया है, इसे ग्रुप करने की क्या जरूरत थी? हमने एवरीडे लाइफ में मटेरियल को ग्रुप करना क्यों शुरू किया? वी ऑफन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कन्वीनियंस। तो हमने ऐसा अपनी आसानी के लिए किया है, हमें इससे सुविधा होती है। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। हम अपने घरों में चीजों को ऐसे रखते हैं कि एक तरह की चीजें एक साथ रखी हों। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली। हम सिमिलर चीज़ों को एक साथ रखते हैं और ऐसा अरेंजमेंट हमें उन्हें आसानी से ढूंढने में मदद करता है। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, ऑल सोप्स एट अनदर, वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेस। उसी तरह एक दुकानदार सभी तरह की बिस्किट्स को एक कोने में रखता है, साबुन को दूसरे कोने में रखता है और अनाज और दालों को कहीं और रखता है। इससे उसे उन चीजों को ढूंढने में आसानी होती है। देयर इज अनदर रीजन वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। एक और कारण है कि हम इस ग्रुपिंग को महत्वपूर्ण मानते हैं। डिवाइडिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज। मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करने से हम उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में और आसानी से स्टडी कर सकते हैं, उन्हें आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। हम इसके बारे में और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ ख़त्म होता है आपका चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। कुछ कीवर्ड्स जो हमने इस चैप्टर में देखे, ये सारे कीवर्ड लगभग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि कोई मटेरियल हार्ड था, कोई सॉफ्ट था, कोई सॉल्युबल था, कोई इनसॉल्युबल था, कोई मेटल लश्चरस था, चमकदार था या फिर नहीं था। ये मटेरियल्स, इनके बारे में हमने जाना कि किन मटेरियल से हमारे ऑब्जेक्ट बने होते थे। मेटल्स के बारे में जाना कि ये शाइनी होते हैं, ये हार्ड होते हैं। ओपेक के बारे में जाना जिसके थ्रू हम नहीं देख पाते, जिसके थ्रू लाइट पास नहीं होता, उसे ओपेक कहते हैं। रफ के बारे में हमने जाना कि या तो सरफेस स्मूथ होगा या फिर रफ होगा, खुरदुरा होगा या फिर चिकना होगा। सॉल्युबल के बारे में हमने जाना कि वाटर में कोई भी मटेरियल सॉल्युबल है कि नहीं, हम उसे
पानी में डालकर उसे स्टिर करके देखते थे। ट्रांसलूसेंट के बारे में हमने जाना कि किसी मटेरियल के थ्रू अगर लाइट पास पार्शियली हो रहा है तो उसे हम ट्रांसलूसेंट कहेंगे, और अगर लाइट पूरी तरह पास हो रहा है तो उसे हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। तो ये कीवर्ड्स थे। बाकी समरी दे रखी है और एक्सरसाइज दे रखे हैं। एक्सरसाइज को हम अलग से कवर करेंगे। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही।